Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion. आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दर्पण, जिसमें दर्पण में हम लोग दर्पण की परिभाषा के बारे में पढ़े थे और साथ साथ हम लोगों ने दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और साथ साथ हमने कलई के बारे में भी जाना था। ठीक, और समतल दर्पण के बारे में जाने थे। अब हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है, कि कैसे कार्य करता है ये। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक एक चीज शुरू करेंगे, कैसे क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आज समतल दर्पण के उपयोग के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए, समतल दर्पण का उपयोग। अब जैसे यहाँ आपको बताया था घर और सैलून में, तो आप देख सकते हैं कि आपके घर में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप कहीं सैलून जाते हैं बाल कटाने के लिए, तो आपके आगे और पीछे दोनों तरफ क्या होता है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप कहीं दुकान में जाते हैं कपड़ा लेने के लिए या कोई भी चीज लेने के लिए, तो आपको एक चेंजिंग रूम रहता है या आप कपड़े को बदलते हैं तो आपको देखने के लिए एक समतल दर्पण का, हाँ वही, तो वहां पर भी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप शोरूम में जाते हैं तो वहां पर भी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब वैज्ञानिक उपकरण में भी दर्पण का प्रयोग किया जाता है समतल दर्पण में। वो कौन सा एक तरीके से वैज्ञानिक है, वो हम मतलब वैज्ञानिक कौन सा उपकरण है जहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए लिखिए इसमें। ठीक, पानी के जहाज में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है और साथ साथ इसका प्रयोग होता है पनडुब्बियों को बाहर से देखने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। कैलिडोस्कोप में, ठीक है, इसका प्रयोग होता है कैलिडोस्कोप में। ये क्या होता है, आपने देखा होगा कांच के रंग बिरंगे खिलौने आते हैं, ठीक है, उसमें भी इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। तो ये हो गए समतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, अब इसका हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक, हम लोग क्या समझेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में। चलिए अगला हेडिंग डालिए, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इसको समझेंगे क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक, चलिए इसको नोट करें फिर इसको हम लोग समझें। देखेंगे, बताया था गोली क्या बताया जा रहा है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर, ठीक है, कोई आपका एक खोखला गोला है कांच का, ठीक है, और उसके एक पृष्ठ को में काट कर, एक इसमें गोल आकृति में काट कर, तो यहाँ बताया जाता है कि खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर, यानी कि जिसे ये इस तरीके से कि इसकी एक पृष्ठ के, जैसे आपका कांच है, ठीक, और इस तरफ आपको क्या कर दिया जाए, इसमें कलई कर दिया जाए पृष्ठ पे। और किससे कलई की जाए, चांदी की पॉलिश। किससे, चांदी की पॉलिश से। और वो चांदी की पॉलिश का क्या नाम है, तो बताओ अतुल। तो चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण क्या होगा, तो प्राप्त में एक दर्पण होता है, ठीक है, और जो प्राप्त होता है दर्पण, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो यहाँ यही बताया था गोलीय दर्पण के बारे में कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण हमें क्या प्राप्त होगा, गोलीय दर्पण प्राप्त होगा। प्रकाश के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जिसमें आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी आपको बताया गया अगले लेक्चर में। दर्पण के बारे में हम लोग शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने समझा था अवतल दर्पण के बारे में, और आज हम समझेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, कि उत्तल दर्पण क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ठीक है, और उसके प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे कि कैसे इसके प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज बताया था उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है, क्या बताया उत्तल दर्पण में। यहाँ बताया जा रहा है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इसका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ठीक, परावर्तक पृष्ठ है जो कि इसकी तरफ है, बाहर की ओर है, और उसे तब क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। वो क्या कहलाता है,
उत्तल दर्पण कहलाता है। तो यहाँ परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ रहेगा, आपतित किरण जब इस पे जाएगा तो परावर्तित होगा, ठीक है। किसी भी प्रकार के प्रकाश अगर इस पे टकराते हैं तो एक तरीके से बाहर की तरफ आएंगे, क्योंकि इस पे बाहर आने का कारण क्या है, क्योंकि इसके पीछे कलई की गई है, ठीक है। ये कौन सा पृष्ठ है पीछे का, ये कलई किया गया पृष्ठ है, ठीक है। और कलई किया गया जो पृष्ठ है एक तरीके से, ठीक है, वो एक तरीके से यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट या फिर लेड ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, ठीक, ये बताया जाता है। और ये यहाँ पर आपतित किरण है, यानी कि ये एक तरीके से आती हुई प्रकाश है, मान लीजिए ए, और ये एक तरीके से जाती हुई जो प्रकाश है यानी कि परावर्तित है एक तरीके से बी है। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि कुछ मात्रा में जब प्रकाश आती है तो दर्पण उसको अपने अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में अवशोषित करते हैं, और कुछ मात्रा में, कुछ नहीं अधिक मात्रा में परावर्तित पृष्ठ बाहर निकल जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा है उत्तल दर्पण। इसी तरीके से हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को समझा। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के ध्रुव के बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में, ठीक है, उसकी त्रिज्या के बारे में। एक एक चीज को बारीकी से क्या करेंगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कई बार आपके बोर्ड में 1 नंबर ओमार में चित्र बनाने के साथ में आपके 2-3 नंबरों तक, 5 नंबरों तक इसको पूछा गया है, ठीक है। तो इस सब चीजों का ध्यान दीजिएगा, इसको सही से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो समझना है दर्पण के ध्रुव के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए, दर्पण का ध्रुव। तो सबसे पहले इसमें बताया जाता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे गोलीय दर्पण आपको बताया गया था कि इस तरीके का दर्पण, ठीक, ये गोलीय दर्पण के परावर्तक, अब जैसे इसके परावर्तक पृष्ठ को देखा जाएगा तो ये अंदर की तरफ परावर्तित बाहर की तरफ में दिखाई देंगे, या इसको इस तरीके से बाहर से तो अंदर से हमें दिखाई देंगे। इस, तो इस दोनों को अगर हम देखें, दोनों का एक तरीके से ध्रुव के बारे में, तो पहले इसको हमें बीच से अलग करना पड़ेगा, तब तो इसका परावर्तक पृष्ठ में देखने को मिलेगा। कैसे, इस तरीके से, जैसे ये आपका क्या है, कली वाला क्षेत्र, ये क्या है, कली वाला क्षेत्र, ये इसका परावर्तक है, ये इसका परावर्तक है, ठीक है। आप एक चीज देख सकते हैं, आपको बता दें कि जब आप चिम्मच में अपना मुंह देखेंगे तो उसमें आप उत्तल दर्पण होता है, उसमें दोनों का कार्य करता है चिम्मच, ध्यान रखिएगा, ठीक। हाँ, तो यहाँ परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। ये आपका उत्तल दर्पण का ध्रुव है, और ये आपके अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये आपके उत्तल दर्पण का ध्रुव है। ध्यान रखिएगा, ध्रुव हमेशा बीच में रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ध्रुव हमेशा कहाँ रहता है, सेंटर पे रहेगा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। तो ये आपका होगा दर्पण के ध्रुव के बारे में। अब हम लोग समझेंगे वक्रता केंद्र के बारे में, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट किया तो चलिए आगे बढ़े। चलो बना कि गोलीय दर्पण, यानी जो आपका दे दिया गया है, गोलीय दर्पण दिया गया है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण आप ऐसे समझिए कि एक तरफ जैसे इधर की तरफ कलई है, ये जो इधर इसको कर दिया जाएगा तो ये भी क्या होगा, बाहर की तरफ कलई हमें दिखाई देगा। जैसे इसको आधा उठा के हम लोग इधर साइड में लगाने तो बाहर की तरफ में कलई दिखाई देगा, तो भी एक तरीके से क्या बन जाएगा, गोलीय दर्पण के रूप में बन जाएगा, ठीक। क्या है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, खोखले गोले का वह भाग है, ठीक है, जिसे गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, सी से। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका एक तरीके से क्या बताया गया, वक्रता केंद्र को बताया गया है। ध्यान रखिएगा, ये मध्य बिंदु से थोड़ा आगे की तरफ होता है। अब आप समझिए, ये यहाँ पर आपका क्या है, ध्रुव है, ठीक है। यानी ध्रुव एक तरीके से जो मध्य बिंदु को काटती हुई रेखा जाती है वहां स्थित रहती है। ये सब चीजें अभी से ध्यान रखेंगे तो आगे आपको क्वेश्चन लगाने में समस्या नहीं होगी, ठीक। तो जो आपका ध्रुव है वो कहाँ स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है वो, मुख्य, हाँ, जो मुख्य बिंदु से होते जाती है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, स्थित होता है, ठीक। वो चाहे आपका उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो। और वक्रता केंद्र को, ठीक है, वक्रता केंद्र एक तरीके से तब निर्माण होती है जब एक क्या कहा जा सकता है कि जब इधर से कोई परावर्तक मतलब तरीके से कोई टकरा रहे, जो आपने देखा, जैसे समझिए कि जैसे ये हम कहें एक तरीके से
कि ये आपका एक दर्पण है जो ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में जो हम ये कहते थे कि ये पृष्ठ गया ये अंदर की तरफ, तो ये यहाँ से क्या हुआ, आपतित इधर से परिवर्तित हुआ। तो यहाँ आप देखते हैं और प्रकाश की तरह मतलब रेखा के रूप में जाती है, इसको अविलंब के रूप में आप वो पढ़े हैं, परावर्तन पढ़े, प्रकाश का परावर्तन। तो उसमें आपको बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। भैया जबान भगवान दिए, कुछ बोलो। कहाँ पढ़ते हो घर पे आप लोग? ये तो बोल रहे हैं, ट्यूशन नहीं बोल पाओ तो। तो यहाँ सबसे पहले आपको बताया गया है कि जो आपका आपतित यानी कि आपतित किरण है, और जो आपका क्या है, परावर्तित जो किरण है, इस तरीके से, और दोनों पे आप देखते हैं क्या करता है, इसको बीच से हाँ अभिलंब गिरता है। तो यहाँ यही बताया जाता है, तो आप ध्यान से समझिए। यहाँ से आपका किरण आया आपतित, यहाँ से परावर्तित किरण, तो बीच में जो लाइन जा रही है, ठीक है, और ऊपर से जो लाइन आ रही है, जो इसको काटा जा रहा है, वहीं पर वक्रता केंद्र क्या हो रहा है, एक तरीके से निर्माण हो रहा है। ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र जो होगा, जो लाइन काटेगी उसको, वो हमेशा आपके मुख्य बिंदु, यानी ये भी एक तरीके का क्या है, मुख्य बिंदु है आपका। मुख्य बिंदु यानी कि आपका जो है मिड पॉइंट इसको कहा जाता है। तो जब मिड पॉइंट को बीच से काटा जाता है, या कोई रेखा मिड पॉइंट से गुजरती है, तो उस रेखा को क्या कहते हैं, व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यास। जो तो ये लाइन यहाँ से क्या होती है, इसको हाँ एक तरीके से टच करती हुई जाती है, और ऊपर से जो एक तरीके से प्रकाश के रूप में लाइन गिरेगी, वो जहां पे क्रॉस करता है, ठीक है, उसे एक तरीके से वहां पर वक्रता केंद्र का निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे आपको सवाल में यही दिया जाएगा इसी तरीके से कि एक एक अवतल दर्पण, एक गोलीय पृष्ठ लिया गया है, ठीक है, उसकी वक्रता केंद्र से जाती हुई एक रेखा, और उसको विभाजित करते हुए मुख्य बिंदु पे एक रेखा आपको स्थित है। अब यहाँ ध्यान रखें कि जो आपको दिया गया वक्रता केंद्र और ये मुख्य, ये आपका ध्रुव है। देखिए दोनों एक ही लाइन, ध्रुव आपका किस पे है, मुख्य लाइन पे है कि नहीं है, मतलब व्यास वाली जो लाइन है मुख्य बिंदु से काटते हुए, वो कहाँ पर है, ध्रुव पर ही है, ठीक है। और ये लाइन इधर से जो आ रही है, ठीक है, ये एक तरीके से परावर्तक का काम करेगी वहां पर फिर आगे चलकर, ठीक। तो ये होती है आपकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फिर आगे समझेंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग समझेंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में, क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो लिखिए वक्रता त्रिज्या में, चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या बताया गया है वक्रता त्रिज्या के बारे में, गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की त्रिज्या, गोले दर्पण के परावर्तक की पृष्ठ की त्रिज्या, ठीक है, को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको वक्रता त्रिज्या के रूप में बताया गया है। इसका मतलब ये समझिए यहाँ पर, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये भी आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। यहाँ आपका ध्रुव है, यहाँ आपका ध्रुव है, ठीक है। आप समझ सकते हैं यहाँ से कि वक्रता केंद्र से और दर्पण के बीच की जो दूरी है, ठीक है, उसे एक तरीके से क्या बताया था, त्रिज्या बताया था। यानी कि ये पूरी परिधि आपका क्या एक तरीके से व्यास है, ठीक है, पूरी परिधि आपका क्या एक तरीके से व्यास है। और त्रिज्या मुख्य जो आपका केंद्र है, वहां से दर्पण की दूरी के बीच को क्या कहा जाता है, एक तरीके से त्रिज्या के रूप में बताया जाता है। अब यहाँ कुछ चीजों को हम लोग यहाँ और समझेंगे, क्या समझेंगे, यहीं पर हम लोग जानेंगे कि कौन सी त्रिज्या प्लस में होगी, कौन सी त्रिज्या माइनस में होगी, और त्रिज्या के साथ फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, ठीक है। आगे भी इसको एक बार समझेंगे, लेकिन यहीं से धीरे समझते चलेंगे तो हमें याद हो जाएगा, नहीं तो फिर लोग क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो सबसे पहले इसी में हम लोग समझेंगे कि फोकस दूरी त्रिज्या में संबंध को जानेंगे, ठीक है। तो जो फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध होता है वो क्या होता है, जैसे आपकी ये हो गई, ये यहाँ से आपकी वक्रता त्रिज्या दी गई है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या जो आपको दी जाती है और फोकस दूरी के बीच में एफ अपान आर का संबंध होता है, ठीक। यानी कि जो फोकस दूरी है वो कहीं ना कहीं त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ध्यान रखिएगा, ये हो गया। और साथ ही भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक है, अवतल दर्पण की जो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है, वो क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक। अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे, सवाल को लगाएंगे, तो वहां आपको वक्रता त्रिज्या दी जाएगी और वहां आपको बताएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और उत्तल दर्पण की जो वो उत्तल दर्पण, गलती हो गई यहाँ पर, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से धनात्मक रहेगी। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी क्या होगी, इस तरीके से ऋणात्मक होगी। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक। और त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो होता है एफ इक्वल टू आर अपॉन 2 का होता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग।
फोकस दूरी के बीच का जो संबंध है, ये कई बार आपसे ओमार में पूछा जाता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध बताइए। तो हम लोग समझेंगे अभिलंब के बारे में। लिखो, लिखिए गोलीय दर्पण के तो हम लोग समझेंगे अभिलंब के बारे में। अभिलंब बता दें कि गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या होती है? अभिलंब होती है। ठीक है, ये हमें बताया जाता है। जैसे कि आपने देखा था, ये हमारा एक तरीके का कोई परावर्तक पृष्ठ था। ठीक है, क्या था? परावर्तक पृष्ठ था। और परावर्तक पृष्ठ के जो तीनों यहाँ पर एंगल अगर आपस में मिल रहे हैं, मान लीजिए, चलिए, ठीक है, और बीच से जो इस पर अभिलंब गिरा है, इसी को एक तरीके से क्या होता है? अभिलंब बताया जाता है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो आपको बताया जा रहा है कि गोलीय दर्पण के किसी बिंदु के वक्रता केंद्र से, ठीक, कोई जिसे हम लोग मान लीजिए फिगर के माध्यम से समझे, तो ये आपका गोलीय दर्पण है। ठीक, ये कह रहा है कि वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र ये आपके मिड पॉइंट से जाता हुआ यहाँ वक्रता केंद्र, ठीक, ये सी। तो अब क्या होता है कि वक्रता केंद्र से मिलने वाली रेखा, जो वक्रता केंद्र से यहाँ पे मिलने वाली रेखा है, इस रेखा की बात की जा रही है। ठीक है, उस बिंदु का क्या होता है? अभिलंब होता है। आप समझिए इसको, इसको बार बार अभिलंब बताया क्यों जा रहा है, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, आपने देखा कि मान लीजिए कोई सरल रेखा है ये, ठीक है, सरल रेखा है। सरल रेखा को, सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है राहुल? तो यहाँ सबसे पहले होता है कि एक सरल रेखा जो है, ठीक है, वो 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, और अभी यहाँ ये कहा जाए कि इस पे एक लंब गिरा है, ठीक, ये लंब है आपका, मान लीजिए ओ और एन, ठीक, एक लंब गिरा ओ एन। अब अगर हम इसको पूछें कि ये और ये दोनों अलग अलग एंगल बन रहे हैं, ठीक है, तो ये एंगल का कोण कितना होगा बताओ तुम, वो राम जी? तो यहाँ सबसे आपको पहले बताया गया कि ये अगर सरल रेखा एक तरीके से है, 180 डिग्री का है, इस पे एक लंब गिरता है तो 90-90 डिग्री में दो भागों में बढ़ जाता है। तो अब जब ये दो भागों में बढ़ा, तो आप देखिए एक तरीके से सरल रेखा ये एक व्यास है, ठीक है, और उस पर क्या लंब गिर रहा है। तो अब इसको क्या कर रहा है यहाँ सेंटर पर, ये एक तरीके से लंब के रूप में इस पे कार्य कर रहा है, यानी कि 90 डिग्री से इसको क्या कर रहा है? एक तरीके से काटने का कार्य करता है। तो इसी को अभिलंब इसीलिए बताया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, इसीलिए इसको क्या कहता है? अभिलंब। अभी देखिए, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका ए ओ बराबर ओ बी हो जाएगा, या फिर ए एन बराबर एम बी हो जाएगा। ठीक, और यहां से अगर हम एक क्या कर रहे हैं, वो काल्पनिक रेखा खींच दें यहाँ से, तो एक तरीके से त्रिभुज बन जाएगा तुरंत। तो यहाँ ये चीज बताई जाती है, क्या बताया जा रहा है कि मिलाने, मतलब क्या बताया कि वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या होती है? अभिलंब होती है। यही चीज को क्या किया गया है? बताया गया। अभिलंब के बारे में क्या करता है? व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होते हैं, ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बारे में समझे थे, अभिलंब के बारे में समझे थे, और आज हम लोग समझेंगे किसके बारे में? मुख्य अक्ष के बारे में। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए, गोले दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में कुछ समझेंगे। चलिए लिखिए हेडिंग। चलिए, तो पहले हम लोग समझेंगे मुख्य अक्ष के प्रतिबिंब के बारे में। चलिए इसको बनाइए, तो इसके बारे में कुछ और लिखेंगे। चलिए नोट करिए इसको, तो आगे बढ़े। तो यहाँ सबसे पहले होता है कि किसी दर्पण का मुख्य अक्ष वह काल्पनिक सीधी रेखा है। ठीक है, काल्पनिक सीधी रेखा है जो ध्रुव,
ये दिया गया है, आपको पता है ये कहाँ है, यहाँ पर ये एक तरीके से ध्रुव है, यहाँ ऊपर बना भी है। ठीक, जो ध्रुव और वक्रता केंद्र ये आपको बताया गया था, आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, जिसको सी से, कैपिटल सी से व्यक्त किया जाता है। होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, ये चीज इसमें क्या की जाती है बताइए मुख्य अक्ष में। अब इसकी कुछ विशेषता हम लोग ये देखेंगे, क्या बताया जा रहा है कि यह एक तरीके से लंबवतता पर कार्य करती है। ठीक है, कैसे देखिए, यह बताया यह अक्ष ध्रुव पर दर्पण की सतह के लिए हमेशा लंबवत होता है। ठीक है, क्या होता है, हमें हमेशा क्या होगा, ये लंबवत होगा। देखिए कैसे बताया जा रहा है कि ध्रुव पर दर्पण की सतह पर, जैसे आपका ध्रुव है, ठीक है, यहाँ पर, अब यहाँ पर जो ध्रुव आपको दिया गया है, तो दर्पण की सतह, ये जो है एक तरीके से सतह के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इसके हमेशा क्या होगा, एक तरीके से लंबवत होगा। कैसे देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम घुमा दें, क्या करते हैं, घुमा दें, ये इस आकृति में बन जाए, तो अब यहाँ पर जो आकृति में गिरेगा तो एक तरीके से इसके लंबवत ही रहेगा। ठीक, हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। फिर क्या होता है, समरूपता के बारे में, यह गोलाकार दर्पण के यह गोलाकार दर्पण के दो सममित भागों में विभाजित होता है। ठीक है, तो यहाँ बताया है, यह गोलाकार दर्पण के दो सममित भागों में क्या होता है, विभाजित होता है। सममित भाग इस तरीके से व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, कैसे कि जैसे आप ये समझिए, जैसे यहाँ पे एक लंब गिरी, जैसे सीधी रेखा है, इस पे एक लंब गिरी, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये तो 90-90 डिग्री का है। ठीक है, अब यही बताया जाता है कि जब 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 सममित भाग बराबर होते हैं, सममित भाग इस तरीके से, जैसे आपके त्रिभुज, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप हो जाते थे। ठीक है, यानी कि यहाँ बताया कि जो आपका गोलीय दर्पण, जो अवतल दर्पण है और जो उत्तल दर्पण है, ठीक है, ध्रुव एक तरीके से, वो मुख्य अक्ष एक तरीके से दोनों में सममित भागों में विभाजित होंगे, और उत्तल दर्पण दोनों का एक तरीके से क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, यह गोलाकार दर्पण के दो सममित भागों में विभाजित होता है। अब फिर क्या आपको बताया प्रकाश के व्यवहार के बारे में। प्रकाश के व्यवहार में बताता है कि जो मुख्य अक्ष होता है, प्रकाश के व्यवहार में कहीं ना कहीं बहुत भारी मात्रा में कार्य करता है। ठीक है, किस तरीके से, ठीक, प्रकाश का व्यवहार के बारे में, कि अगर मान लीजिए दर्पण आपका दिया गया है, ठीक है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रकाश के ही व्यवहार पर कार्य करता है, कि जितनी मात्रा में प्रकाश जिस तरीके से उस पर पड़ेगा, उसी तरीके से वो क्या करेगा, अपना रिफ्लेक्शन करेगा, यानी कि परावर्तन करेगा अपने आप को। ठीक है, परावर्तित करेगा, तो ये आपके प्रकाश के व्यवहार के बारे में बताया जाता है। तो इसका आप लोग हम नोट कर लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए हेडिंग डालिए, दर्पण का द्वारक। चलिए बनाइए इसको। दर्पण के द्वारक के बारे में क्या बताया था, ये इस तरीके से कार्य करता है, जैसे आप समझिए, जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक घर बनता है तो उसके आगे दरवाजा लगाया जाता है। ठीक, तो वो जो दरवाजा होता है वो इस तरीके से कार्य करता है, कौन किस तरीके से आएगा, कौन किस तरीके से जाएगा, लेकिन हर प्रकार से हर एक आदमी के लिए दरवाजा उस साइज और साइज में नहीं होता, मतलब साइज और वो शेप और साइज में नहीं होता। कैसे, मान लीजिए कि आपने दरवाजा 5 फीट का लगवाया, कोई 6.5 फीट का आदमी आ जाएगा तो अब समस्या हो जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से दर्पण के द्वारक के रूप में हमें क्या किया गया है, बताया गया। समझिए कैसे, देखिए, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास होता है। यहाँ को सबसे पहले बता दिया गया कि किसी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक वो होगा, क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा, क्या होगा, व्यास होगा। अब समझिए, अब इसीलिए हमने आपको तुरंत बताया कि अगर कोई मान लीजिए 5 फीट या 6 फीट का है, उसका द्वारक उससे अगर कहीं छोटा या बड़ा हो रहा है तो उसके व्यास के अनुसार कार्य करेगा। कल हमने एक फार्मूला आपको बताया था, आप लोग को याद होगा, ठीक है, बताओ झट से। देखिए, तो यहाँ बताया था कि जो व्यास है, यानी कि कहीं ना कहीं फोकस दूरी, तो त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, कल ही आपको बताया गया था इसके बारे में। तो व्यास भी इसी तरीके से होता है, जो व्यास आपका होगा वो त्रिज्या की क्या होगी। तो यहाँ सबसे पहले यही दिया गया है, देखिए आप ध्यान से समझिए, ये दर्पण के द्वारक हैं, M1 और M2 दर्पण के क्या है, द्वारक है।
और ये इधर से आप देखेंगे तो M1 और M2 क्या है, दर्पण के द्वारक है। तो अब जिस तरीके से दर्पण के द्वारक होंगे उसी तरीके से मनुष्य के प्रतिबिंब को देखने को मिलेगा। ठीक है, मनुष्य के प्रतिबिंब को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वहां पर क्या क्या चीजें बताई जाती हैं कि द्वारक जो होगा एक तरीके से वो कहीं ना कहीं मुख अक्ष, और यानी कि मुख अक्ष जो यहाँ पे आपको बताया गया है, मुख अक्ष अभी इसके पहले लोग समझे थे, और मुख अक्ष पर ही कहीं ना कहीं वक्रता, केंद्र और ध्रुव एक तरीके से कार्य कर रहे थे। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए कि एक ही तल पर सब रहते हैं, नहीं तो भूल जाए आप लोग। ठीक, और यहाँ पर आपका, यहाँ पे क्या होता है तुम बताओ राम जी। तो यहाँ बताया जाता है कि आपका मुख अक्ष यानी कि वक्रता केंद्र के रूप में, और ये जो इधर जाती हुई आपको रेखा दिख रही है कहीं ना कहीं मुख अक्ष के रूप में रहेगी, लेकिन इस पर भी ध्रुव पर क्या करेंगे लोग, कार्य करेंगे। ठीक, और ये है आपका दर्पण का द्वारक, M1 और M2 दर्पण का द्वारक है, इसमें भी M1 और M2 क्या है, दर्पण का द्वारक है। और इसमें कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, क्या क्या बताई गई हैं, देखिए। द्वारक यह तय करता है कि दर्पण में कितनी रोशनी प्रवेश करेगी। द्वारक ही क्या करेगा इस तरीके से, ये निर्धारित करेगा कि कितनी रोशनी क्या कार्य करेगा, दर्पण के अंदर प्रवेश करता है। ऐसे भी हमने आपको बताया ना कि आप मान लीजिए दरवाजा लगवाए हैं, ठीक है, तो किस तरीके से वो कार्य करता है, कितने इस तरीके से कि कोई आदमी कितना लंबा हो कैसे प्रवेश करेगा। ठीक है, उसी तरीके से द्वारक भी क्या कार्य करते हैं तरीके से, दर्पण के प्रकाश की रोशनी का क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कितना दर्पण की रोशनी, मतलब दर्पण में रोशनी प्रवेश करके जाएगी। फिर क्या आता है, छवि की गुणवत्ता के बारे में बताया जाता है कि बड़े द्वारक, अगर ये द्वारक एक तरीके से बड़े होंगे, ध्यान रखिएगा इन सभी दर्पणों का बहुत भारी भारी जगहों पे प्रयोग होता है, जैसे टेलीस्कोप जो कि इससे चंद्रमा को वो जो एक तरीके से उसको देखा जाता है, तारों को देखा जाता है। ठीक है, वहां से भी इसका सबका प्रयोग होता है। इसीलिए दिया गया है कि बड़े द्वारक से परिवर्तित होकर बनने वाले छवि अधिक चमकीली व स्पष्ट होती है। जो बड़े द्वारक होंगे, जैसे आप समझे कि बहुत बड़ा दरवाजा लगवा दिए, ठीक है, करीब 10 फुट का, तो उसमें आने जाने वाले हर एक आदमी को, किसी को सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। ठीक, तो यहाँ यही बताया जाता है कि बड़े द्वारक में परिवर्तित होकर बनने वाले छवि अधिक चमकीले होंगे और स्पष्ट हमें दिखाई देंगे। ये चीजें इसमें क्या की जाती है, बताई जाती है। आगे अभी हम लोग और पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें इसको हम आपको क्लियर कर दें। आपने देखा होगा बड़े द्वारक को अगर गोले दर्पण में आप देखते हैं तो आपने नाम सुना होगा हैंडो लेंस का, तुम नहीं सुने हो कोई बात नहीं। तो यहाँ में बताया था कि छवि अधिक चमकीली और स्पष्ट होती है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लिए दर्पण का द्वारक। हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग जानेंगे मुख्य फोकस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्तल दर्पण के फोकस के बारे में। मुख्य फोकस जो हमें है वो अलग अलग तरीके से, तो पहले हम जानेंगे उत्तल दर्पण के फोकस के बारे में। उत्तल का अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के फोकस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए देखते हैं अवतल दर्पण के फोकस के बारे में। चलिए लिखिए अवतल दर्पण। कहते हैं, चलिए नोट के तो इसको हम समझे। चलिए देखते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण के बारे में। ये देखिए, ये है इसका मुख्य फोकस। ठीक है, यहाँ पे होता है इसका मुख्य फोकस यहाँ पर, और ये है इसका मुख्य फोकस। ठीक, बताया था अवतल दर्पण में क्या होता है, यह प्रकाश की किरणें वास्तव में हमें, मतलब वास्तविक तरीके से ऐसा महसूस होता है कि ये एक जगह पे क्या होते हैं, मिलते हुए हमें प्रतीत होते हैं। ठीक,
हमें एक साथ क्या होते हैं, एक तरीके से मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रकाश किरणें वास्तव में एक बिंदु पर क्या होती है, हमें केंद्रित होती दिखाई देती है, जैसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये मिरर है आपका M1 और M2, ये क्या है, एक तरीके से मिरर है। यहाँ आपको सब चीजें बताई गई है। ये P क्या है आपका, P है आपका ध्रुव, और C क्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें क्या की जाती है, बताई जाती है। ये इसका फोकस है, और फोकस भी ध्यान रखिएगा कि एक तरीके से इसके मिड पॉइंट पर ही बनता है। फोकस भी कहाँ बनता है, इसके मिड पॉइंट, यानी कि एक तरीके से जो व्यास से खींची हुई रेखा जाती है उसी पे बनता है फोकस। और यहाँ से भी जब व्यास की रेखा खींची हुई जाती है तो फोकस बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ बनता है, जहाँ केंद्रित होते हैं वहां आभासी फोकस बनता है, और उत्तल दर्पण में हमारा कौन सा फोकस बनता है, वास्तविक। ये सब चीजें आपको एक एक नंबर में ओमार में भरने को आती हैं, ध्यान रखिएगा कि मुख्य फोकस में कौन वास्तविक बनाता है, कौन आभासी बनाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस बनता है और उत्तल दर्पण में आभासी फोकस बनता है, ठीक है। ये चीजें इसमें बताई जाती है। तो ये बताया आपको मुख्य फोकस के बारे में। हम लोग फिर आगे एक चीज और ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें एक नोट डाल के लिखिए, एक लाइन महत्वपूर्ण चीज है, लिखिए नोट डाल के। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है, दर्पण के सामने सामने बनता है। आप देख सकते हैं जब यहाँ से फोकस जाएगा तो इससे टकराने के बाद दर्पण के सामने बनेगा, और उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ये सारी चीजें आपको मुख्य फोकस के बारे में बताई जाती हैं, और इसका हम लोग समझेंगे फोकस दूरी के बारे में। चलिए अगला हेडिंग डालिए, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी में क्या बताया, इसको हम लोग समझेंगे। गोले दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण को, वो उत्तल दर्पण को और ये उत्तल दर्पण को। तो क्या बताया गया है, ये जैसे आपका यहाँ पर वक्रता केंद्र रहता है, यहाँ P रहता है। तो यहाँ पर आप फोकस दूरी को भी देख सकते हैं, यहाँ वक्रता केंद्र रहता है, P रहता है, ठीक। तो इस तरीके से इसको बताया था कि जो फोकस दूरी होती है, यानी कि ध्रुव से और फोकस तल तक जहां मतलब तरीके से आपका फोकस बनता है, ठीक है। जिस प्रकार से फोकस आपका बनता है, जैसे वहां का तल होता है, उस प्रकार से हम क्या कहते हैं, उसको फोकस दूरी बता सकते हैं, ठीक है। तो रहा कि गोले दर्पण के ध्रुव, ये आपका ध्रुव तथा मुख्य फोकस या आपका मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और इसे F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो ये आपकी हो गई फोकस दूरी। अब इसका हम लोग फिर पढ़ेंगे फोकस तल के बारे में। चलिए अगला हेडिंग डालिए। फोकस तल बताया था, वह तल है जो मुख्य फोकस, यानी यहाँ से, ये मुख्य फोकस है इसका, ठीक है, से गुजरता है, तथा मुख्य अक्ष के लंबोत भी, जैसे जो आपका यहाँ पे दिया गया है, एक तरीके से क्या होता है, लंबोत ऐसे ऐसे समझिए, 80 डिग्री की है, और एक तरीके से 90 का क्या हो रहा है, कोण को बना रहा है, लंबोत इसका सापेक्ष में, ठीक। तो दादा है कि अक्ष के लंबोत होता है, वही दर्पण का क्या कहलाता है, फोकस तल। तो ये आपका जो यहाँ पे है, यही एक तरीके से क्या होता है, ये लाइन आ रही है, फोकस तल के रूप में होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका फोकस तल भी खत्म होता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग कुछ नियम को पढ़ेंगे, ठीक है, कि गोले दर्पण में आरेखों का उपयोग करते हुए दर्पण का कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इसमें दो तीन नियम आपके दिए गए हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
पर प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ मुख्य बिंदु जो दिए गए थे उसको हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, जिसमें करीब 2-3 नियम आपको दिए जाएंगे, उन्हीं के अनुसार इसको क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। तो चलिए लिखिए, किरण आरेख का उपयोग करके। यहाँ हम लोग समझेंगे किरण आरेखों का उपयोग करके। ठीक है, क्या समझेंगे? किरण आरेखों का उपयोग करके गोले दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण के बारे में क्या समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो इसकी इस व्यवस्था के अनुसार, इस हेडिंग के अनुसार अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये करीब 3 नियम से कार्य करते हैं। ठीक है, कितने नियम से? 3 नियम से कार्य करते हैं। कैसे, इसको हम क्या करेंगे समझेंगे कि अगर किसी वस्तु का गोले दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का क्या क्या एक तरीके से बनाने में एक तरीके से 3 नियम कार्य करते हैं। कोई अगर गोले दर्पण है और उसका अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है एक तरीके से, तो उस पर कहीं ना कहीं 3 नियम कार्य करते हैं। उन्हीं तीनों नियमों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब समझेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए प्रथम नियम। चलिए नोट कर लीजिए इसको, तो इसके प्रतिबिंब के माध्यम से इसको हम समझेंगे। चलो देखिए, तो यहाँ बताया था प्रथम नियम के बारे में क्या बताया जा रहा है, इसको लोग समझेंगे। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, दर्पण के मुख्य अक्ष को बताया जा रहा है। ठीक है, मुख्य अक्ष कहाँ होता है बताओ राम जी? तो यहाँ बताया जाता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, यानी जो मुख्य अक्ष है एक तरीके से उसी क्या हो एक तरीके से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली जो प्रकाश की क्या है किरण, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, ठीक है, जो आपका क्या है मुख्य फोकस यफ से होकर, यहाँ से यफ से होकर जाती है। और ये प्रक्रिया अवतल दर्पण में हम लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, जो कि एक तरीके से मुख्य फोकस से आती हुई दिखाई देती है, और मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है वो किसमें, एक तरीके से उत्तल दर्पण में। ये होता है निरूपण का पहला नियम। ठीक है, यानी कि जब किसी प्रतिबिंब को निरूपित किया जाता है गोले दर्पण में, तो उसका प्रथम नियम इसी तरीके से क्या करता है, कार्य करता है। कैसे? ये समझ लीजिए कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, जो इस पे क्या किया गया है एक तरीके से मुख्य अक्ष के बारे में बताया गया है, और मुख्य अक्ष के देखिए एक तरीके से समांतर में कार्य कर रहा है। ठीक है, चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब यहाँ से परावर्तन होने के बाद में पश्चात मुख्य फोकस से यानी एफ से होकर जाती है, और ये प्रक्रिया किसमें होती है, अवतल दर्पण में। और यही व्यवस्था जब देखते हैं मुख्य फोकस से आती हुई जब हमें प्रतीत होती है यहाँ पर, तो ये किसमें होता है, उत्तल दर्पण में। ये बताया जाता है आपके प्रथम नियम के बारे में। ठीक, अब इसी तरीके से हम लोग द्वितीय नियम और तृतीय नियम के बारे में भी क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको गोले दर्पण से प्रतिबिंब को निरूपित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब द्वितीय नियम समझेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बनाइए इसको। चलिए इसमें बताया जाता है द्वितीय नियम में क्या होता है कि दर्पण की मुख्य फोकस, जो दर्पण का मुख्य फोकस दिया गया है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, ठीक है, मुख्य फोकस से जो जाने वाली है वो एक तरीके से उसमें
अवतल दर्पण में प्रक्रिया होती है। और मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, ये जो आपका दिया गया है मुख्य फोकस के ओर जाने वाली, यानी कि एक तरीके से अंदर की तरफ जाने वाली, ठीक है, जाने वाली उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, अब जैसे यहाँ से गई, ये इस तरीके से यहाँ से आई, ठीक है, ये होगा इसका मुख्य फोकस। अब यहाँ से टकराई, इससे तो आई है, टकराई यहाँ से, यानी कि प्रद्युम्न उसका जो है एक तरीके से यहाँ से आई, यहाँ पर ये मुख्य फोकस हो गया, यहाँ से टकराई परिवर्तित हुआ और ये यहाँ से निकल गई। ठीक, और उसी प्रकार से ये उत्तल दर्पण में यहाँ से आए, ठीक है, यहाँ इसका क्या बना, फोकस हुआ, ठीक, और यहाँ से क्या हो गई, ये बाहर की तरफ निकल गई। तो यहाँ इसी चीज को बताया जाता है कि प्रकाश किरण में दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के, जो इसे मुख्य अक्ष दिया गया है, इसी के समांतर क्या हो जाती है, एक तरीके से समांतर हो जाती है। ये बताता है इसका द्वितीय नियम। ठीक, प्रथम नियम में हमने देखा था, ठीक है, कि ये जो प्रकाश है ये ऊपर से आकर के तब मुख्य से टकरा रही है। इसमें है ये इधर से आकर के, यानी कि अब पहले था कि प्रकाश परावर्तित होने के बाद तब मुख्य से निकलती थी, इस बार पहले मुख्य से निकलकर तब परावर्तित हो रही है। और यही प्रक्रिया आपकी किसमें भी हो रही है, उत्तल दर्पण में यही प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, तरीके से निरूपण को, यानी कि गोले दर्पण के प्रतिबिंब को निरूपण करने का ये कौन सा नियम है, द्वितीय नियम है। ठीक, अब इसी के बाद हम लोग क्या समझेंगे, तृतीय नियम के बारे में। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे फिर। तो हेडिंग डाले तृतीय नियम। बताया जाता है, क्या बताया है कि दर्पण की वक्रता केंद्र, ठीक है, यहाँ बताया गया है तृतीय नियम में कि जो दर्पण का क्या है, एक तरीके से वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से जाने वाली, ठीक है, वो चाहे उत्तल दर्पण में हो, ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में थोड़ा जो आपकी जो वक्रता केंद्र है अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो किसमें, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, अब देखिए वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली जो कि उत्तल दर्पण में है, और साथ साथ केंद्र से होकर जाने वाली जो किसमें है, अवतल दर्पण में, ध्यान रखिएगा दोनों को। ठीक, जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट आती है। ठीक है, ये प्रक्रिया जब होती है, यानी कि जब कभी भी वक्रता केंद्र से प्रकाश परावर्तित होती है, ठीक है, तो जिस माध्यम से जाएगी उसी माध्यम से वापस वो लौट के चली जाएगी। वो अवतल दर्पण में ये प्रक्रिया होती है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में आपके वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, यानी एक तरीके से वक्रता केंद्र इधर जाएगी और फिर यहाँ से टकराने के बाद एक तरीके से क्या हो जाएगी, फिर बाहर की तरफ परावर्तित होते हुए दिखाई देती है। ठीक, और सब में आपने देखा था प्रथम और द्वितीय नियम में कि वो प्रकाश फोकस यानी मुख्य अक्ष से होकर जाती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है। लेकिन तृतीय नियम में आप देखेंगे कि मुख्य अक्ष तो जाती है, लेकिन साथ साथ वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र से होकर ये चली जाती है, परावर्तित होकर के दोनों में। ठीक, तो ये आपको इसमें क्या किया जाता है, बताया जाता है तृतीय नियम में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।